नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो नंबर 10 है ये एमसीक्यू की क्लास अपने रिसेंटली चला रखी थी। 9 वीडियो अपनी हो चुकी है। अगर आप पहली बार विजिट कर लें तो जाइए, 9 की 9 वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो या ऑल इंडिया से हर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी जो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों चैनल के यूट्यूब पर, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी प्रकार की वीडियो एमसीक्यू मिल जाएगी। इस वीडियो को अंतिम तक जरूर वॉच करें दोस्तों। आपसे प्रॉमिस या वादा करता हूँ मैं कि इस वीडियो में आप कुछ ना कुछ आज नया सीख कर जरूर जाने वाले हो। दोस्तों, कई दिन हो गए हैं वीडियो अपलोड हो नहीं रही है, कुछ टाइम की इशू रहती है थोड़ी, तो आपके लिए वीडियो अपलोड ना होने के कारण आपसे माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। और अब मैं वादा करता हूं रेगुलर एमसीक्यू की क्लास आपको लिए ज़रूर अपलोड करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सुरक्षा मापदंड से लिया गया है। सुरक्षा मापदंड एक अवधारणा दोस्तों, इसके अंदर दो होती है। एक दरअसल इसके अंदर दे रखा है 5S, और एक होती है दोस्तों 5E। ये इसके अंदर ही होती है सुरक्षा मापदंडों के अंदर। ये दरअसल ये होता किसके अंदर है दोस्तों? जब अपने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, उसके अंदर ये अपनी अवधारणा देखने को मिलती है। और दोस्तों, दरअसल लास्ट अभी जो 2022 के अंदर वैकेंसी आई थी टेक्निकल हेल्पर की दोस्तों, उसके अंदर इसमें से पता नहीं मेंस के अंदर इस अवधारणा से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी 5 अवधारणा के अंदर पूछा गया था दोस्तों। वो मेरे को पक्का कंफर्म नहीं है, 4S का पूछा था या 3S का पूछा था। ठीक है, तो आप इसको जरूर पढ़ लें, एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर लें। अगर आप यूपीपीसीएल TG2 का बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो तो छोटा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले इसमें सभी बात करूंगा। जो पहला एस अवधारणा वो ये बताता है कि शॉर्ट। ठीक है, पहला एस का मतलब ये होता है, और दूसरे एस का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। तीसरे का मतलब होता है 3S का पूछ ले तो साइन कर देना, और 4S का पूछे तो क्या कर देना? स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका अर्थ होता है हिंदी माननीकरण। ठीक है, माननीय करणीय, ये इसका हिंदी अर्थ होता है स्टैंडर्डाइजेशन। और दोस्तों, और बात करूं 5S की, यहाँ तक 4 लिखा है तो 5S फिर क्या होता है दोस्तों? 5S होता है सस्टेन। ठीक है, सस्टेन, जिसका जिसका हिंदी अनुवाद होता है कायम रखना। कायम रखना, ठीक है, क्या रखना? कायम रखना। और इस अवधारणा के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो 5 नंबर एस होता है ये सबसे कठिन एस होता है। ठीक है, सबसे कठिन प्रकार का एस कौन सा होता है? कठिन एस होता है सस्टेंस। 5S सबसे कठिन एस होता है। और जो दो जो मैंने अभी बताया आपको, कौन सा? 5E अपने को पूछ ले। 5E में एक फर्स्ट ई का क्या मतलब होता है? तो फर्स्ट ई का मतलब होता है एजुकेशन दोस्तों। एजुकेशन होता है, एक बार सीधा मैं बता देता हूँ, आप लिख लेना। फर्स्ट ई का होता है एजुकेशन, सेकंड ई का होता है इनकरेजमेंट, और थर्ड ई का मतलब होता है इन्फोर्समेंट। ठीक है, इन्फोर्समेंट। और एक मिनट, इसको कलर चेंज करना, अच्छा दिखाई देगा। 4E का मतलब होता है इंजीनियरिंग। 4E का मतलब होता है इंजीनियरिंग दोस्तों। और 5E का मतलब होता है इवोल्यूशन। ठीक है, इवो इवोल्यूशन होता है। तो दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। फर्स्ट ई एजुकेशन, इनकरेजमेंट, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इवोल्यूशन, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और ये एस की है शॉर्ट। दरअसल ये आपको एक सिंपल सा तरीका मैं आपको एग्जाम याद करूँगा दोस्तों। इसको एक सर्किल से याद करो। ठीक है, किसके जरिए? इसको एक सर्किल से आप याद कर सकते हो इस प्रकार से। ये देखो, इसमें एक सर्किल बन गया। यहाँ लिख लो फर्स्ट, यहाँ लिख लो सेकंड, यहाँ लिख लो फोर्थ, 3 4, और यहाँ लिख लो 5। तो दोस्तों, इसमें आप डाल दो इसको शॉर्ट को, इसको डाल दो शॉर्ट को यहाँ। यहाँ पे लिख दो सेट इन ऑर्डर, इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ लिख दो शाइन, यहाँ लिख दो ये जो यहाँ पे पूछा गया है। और जो 5 नंबर इस वाले इसमें लिख दो सस्टेन। ठीक है, कायम रखना। और ये डब्बे वाला होता है, ये सबसे हार्ड होता है। ठीक है, ये सुरक्षा मापदंड की 10 अवधारणाएं होती है दोस्तों। आपको इस अगर पूरी डीपली थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है। आप ये वीडियो देखो, उसमें से कहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद देखो, आई होप आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें यार। कह रहा है कि एक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग प्रयोग करने की सबसे उत्तम विधि है दोस्तों। अपने अग्निशामक यंत्र को उपयोग करने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है? तो PSSA
नहीं जी दोस्तों, ये नहीं होती। SPPA ये भी नहीं होती। PASS तो सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर होएगा। अग्निशामक यंत्र को सबसे प्रयोग करने की सबसे उत्तम विधि अपने को मानते हैं पास दोस्तों। ठीक है, पास आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पास होता है, इसका मतलब तात्पर्य क्या होता है। पी का मतलब होता है पुल दोस्तों। ठीक है, एक बार इंग्लिश बता देता हूँ। ए का मतलब होता है एम। क्या होता है, ए का मतलब एम। एस का मतलब होता है स्क्वीज, स्वीज। ठीक है, और एस का मतलब होता है स्वीप, स्वीप। तो अब हिंदी अनुवाद बताना चाहूँगा, किस प्रकार अपने उपयोग करते हैं अग्निशामक यंत्र का। ठीक है, तो क्या करते हैं, पुल, पुल मतलब एम मतलब खींचना। ठीक है, उसकी जो ऊपर वाली डंडी होती है उसको खींचते हैं। एम का मतलब होता है निशाना, या एम आपका केंद्र जो भी है, पहले उसको खींचते हैं, फिर उस पर क्या निशाना लगाते हैं, किस चीज़ की अग्नि को अपनी बुझाना है, और उसके बाद उसको दबाते हैं। स्विच का मतलब होता है दबाना। ठीक है, दबाना। और उसके बाद स्वीप का मतलब होता है घुमाना, उसको घुमाते हैं। इस प्रकार से अग्नि के अमक यंत्र प्रयोग में लेते हैं। सबसे उत्तम विधि अपने शॉर्ट इसको बोल सकते हैं पास। इन सभी को इंक्लूड करते हुए एक ट्रिक बनाई हुई है जो एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। पास बोलते हैं, सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देना, PASS। पास का पी का मतलब होता है पुल, ए का मतलब एम, स्वीज और स्वीप। ठीक है, पुल का मतलब खींचना, एम, एम मतलब निशाना, खींच के फिर निशाना लगाना भी किस तरह की अपने अग्नि को बुझाना है, और उसके बाद उसको दबाते हैं जिससे कि इसके अंदर जो भी रासायनिक पदार्थ हैं कुछ भरा होता है तो बाहर निकल जाता है, और उसके बाद घुमाते हैं। ठीक है, एक ही जगह तो नहीं लगती ना आग, केंद्र बिंदु इधर उधर घुमाते रहते हैं। ठीक है, तो क्या है सही आंसर, सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्यक्ति को बचाने की दृष्टि से दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार चिकित्सा की दृष्टि से खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों कौन सा कहलाता है, उसको बोलते हैं BLS। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है चिकित्सा की दृष्टि से क्या कहलाता है, वो BLS बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं बेसिक, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट इसको बोलते हैं BLS। और दोस्तों इसके अंदर ही तीन जो क्या होती है, इसके अंदर तीन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ABC। ठीक है, ये दिया ना ABC, इसके अंदर मैं क्या होती है, इसके अंदर तीन जो अवधारणा है वो इंक्लूड होती है ABC। BLS के अंदर से बेसिक लाइफ सपोर्ट जो व्यक्ति को एक प्राथमिक उपचार से दिया जाता है। ठीक है, अपने घरेलू उपचार करते हैं ना, इसके अंदर बेसिक, जिसके अंदर ए का मतलब होता है एयरवे ब्रीदिंग, और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के अंदर होती है CPR। ठीक है, CPR दे रखा है ना, CPR। और ये दोस्तों ये CPR कब देते हैं अपने, जब अपने क्या करते हैं प्राथमिक उपचार की दृष्टि से आता है। इसके अंतर्गत आता है जब व्यक्ति को कोई व्यक्ति होता है तो कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी झटके के या किसी झटके उसको झटका लग जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार देते हैं। जिस अगर उसको व्यक्ति को अगर किसी कोई व्यक्ति है उसको क्या है, उसका जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो उससे क्या करते हैं, लगभग चंद समय में ही उसे कम समय में ही CPR देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, जिससे क्या रक्त होता है वो ब्लड होता है वो सर्कुलेशन होने लग जाता है। इसके अंदर सी सर्कुलेशन के अंदर ही आता है CPR है। ठीक है, CPR इसकी एक फुल फॉर्म होती है। आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको आता है तो। सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। ये देखो दोस्तों, ये भी आया हुआ है टेक्निकल हेल्पर के अंदर 2022 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसमें कह रहा है गोल्डन हावर्स, बट उसमें क्या माना था, 20 मिनट माना था। ठीक है, परंतु नियम के अनुसार अपने पढ़ते हैं तो 30 मिनट इसका राइट आंसर होता है। गोल्डन हावर्स की अवधि कितनी मानी जाती है, 30 मिनट की अवधि। इसके अंदर दरअसल ये होता क्या है, गोल्डन हावर्स ये क्या होता है, सुनहरा समय होता है किसी किसी मनुष्य के लिए। कब का सुनहरा समय होता है दोस्तों, सुनहरा समय होता है कब के लिए, जब क्या होता है किसी व्यक्ति को आघातवर झटका लगता है, उसके जो गोल्डन हावर्स होता है अपने का चिकित्सा जो हॉस्पिटल होता है उस तक पहुंचाने में जो समय लग जाता है, ठीक है, वो 30 मिनट होता है। गोल्डन हावर्स 30 मिनट का होता है लगभग। अगर उसको 30 मिनट के अंदर अंदर अस्पताल में हॉस्पिटल में अगर पहुंचा दिया जाए तो वो बच जाएगा। अगर इससे गोल्डन हावर्स की अवधि से ज़्यादा टाइम निकल गया तो वो व्यक्ति या मनुष्य बचना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गोल्डन हावर्स या सुनहरा समय अपने के लिए होता है। 30 मिनट हो जाएगा दोस्तों। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अंबर की छड़ को रेशम से घर्षित करके करें तो अंबर की छड़ छड़ खालिस्तान तथा चमड़ा खालिस्तान हो जाता है।
चमड़े से ग्रसित कर रहे हैं। धनावेशित, ऋणावेशित, ऋणावेशित, धनावेशित, 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 ऋणावेशित, ऋणावेशित। तो दोस्तों ये दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों स्थिर विद्युत की है, ठीक है। स्थिर विद्युत को उत्पन्न करने की विधि है। दरअसल आपको पता है स्थिर विद्युत का कोई काम नहीं है, तो इम्पोर्टेंट तो है थ्योरेटिकली, पर प्रैक्टिकली इतना नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अगर कोई रेशम को अगर कोई कोई रेशम की कोई रेशम का कपड़ा है, और ये कौन सी छड़ है दोस्तों, कांच की छड़ है। तो अपने इस पे अपने रगड़ते हैं, तो जो कांच की छड़ होती है, ये जो कांच की छड़ होती है ये ऋण आवेशित होती है, इलेक्ट्रॉन इस पे त्याग देती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने जाती है, और जो रेशम का कपड़ा होता है वो क्या होता है, धनावेशित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लग जाता है, ये त्याग देती है और इसी ग्रहण होता है। इसी तरह अंबर की छड़ क्या होती है, अंबर की छड़ क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। और जो चमड़ा होता है वो धनाभिषित हो जाता है, ठीक है, धनाभिषित होता है। और इससे क्या स्थिर विद्युत का निर्माण अपने कर सकते हैं, और जिसका अभी कोई यूज नहीं है। ऋणाभिषित और धनाभिषित, बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। इसका दो वो बनता है ना, एक तो ये वाला, एक और ये वाला, ठीक है। एक तो रेशम के कपड़े वाला और एक चमड़े वाला। दो एग्जाम्पल अच्छी तरह से अपने समझ सकते हैं स्थिर विद्युत को उत्पन्न करने की विधियां। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में संवाहक के गुण को पहचानिए। संवाहक को कहते हैं दोस्तों चालक। चालक को चालक के अवगुण को पहचानना है अपने, देखते हैं। चालक का अवगुण पहचानना है, ठीक है। चालक सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो, ये कोई प्रकार का अवगुण नहीं है दोस्तों, ये है इसका गुण, ठीक है। चालक गुण गुण क्या होना चाहिए चालक में, कि एक चालक सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। संवाहक चालक है जो तन्य होना चाहिए, ये भी सही बात है। तन्य क्यों होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अपने इसे आसानी से अपने वाइंडिंग की जा सके, ठीक है। वाइंडिंग की जा सके के लिए जो चालक है वो तन्य होना चाहिए। चालक अगाधवर्धीय होना चाहिए, अगाधवर्धीय होना चाहिए, ये भी राइट सही है, क्योंकि अगाधवर्धीय होगा तो क्या है, पतली धातुओं की जो चादरें हैं वो बनाई जा सकती है, किससे, चालकों से, ठीक है। चादरें या पत्तियां इसके द्वारा बनाई जा सकती चालक का। और क्वेश्चन नंबर जो सी डी नंबर ये करा ऑप्शन नंबर, कि संवाहक का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च नहीं होना चाहिए दोस्तों, उच्च होना चाहिए, बट ये इसका अवगुण है, इसका अवगुण है। संवाहक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए, क्योंकि क्यों कम होना चाहिए दोस्तों, जो लाइनों की जो क्षति है, या अपने बोल सकते हैं हानि, लाइनों की हानि है वो कम कम हो, इसीलिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए दोस्तों। आई होप इतना समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी डी इसका कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एल्यूमिनियम तारों को सोल्डर करने के लिए, एल्यूमिनियम के तारों को सोल्डर करने के लिए एक विशेष प्रकार का सोल्डर प्रयोग में लेते हैं जिसे कैडमियम की मात्रा रखी जाती है। इसमें दोस्तों आपको दो क्वेश्चन याद करने होंगे। दो क्वेश्चन कैसे, यहाँ तक कि विशेष प्रकार का सोल्डर प्रयोग में लिया जाता है जिसे कहते हैं कौन सा, एल का, ठीक है। कौन सा सोल्डर कहते हैं, एल का पी सोल्डर जिसको कहते हैं। इसमें आयर नंबर 7 होता है, ठीक है, आयर नंबर 7 प्रयोग में लेते हैं, ये विशेष प्रकार का। और अब इसमें से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो कैडमियम की मात्रा है वो कितनी रखी जाती है। तो सभी की मात्रा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार इसको इरेज करते हैं पूरा, यहाँ पे लिख लेते हैं एल का एल का पी दोस्तों, एल का पी आपको याद है ना। इसमें ये दोस्तों देखो लेड से निर्मित होता है, विशेष प्रकार का सोल्डर होता है, और टिन से मिश्रित होता है, टिन की मात्रा इसमें मिलाई जाती है, और इसमें होता है जस्ता, और एक होता है दोस्तों कैडमियम जो इसमें दे रखा है। तो दोस्तों अगर आपको लेड की पूछे तो आप कर देना, सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, लेड की, 51% लेड मिलाया जाता है, टिन मिलाया जाता है 31%, जस्ता मिलाया जाता है 9%, और कैडमियम मिलाया जाता है 9%, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एल्यूमिनियम की जो तारें होती है उसको सोल्डर करने के लिए एल का पी सोल्डर उपयोग में लेते हैं, आयर नंबर 7। ये किससे निर्मित होता है, इसमें लेड मिलाया जाता है, टिन, जस्ता और कैडमियम, ये इसकी मात्रा होती है। तो ए नंबर ऑप्शन राइट कर देंगे, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। और एल्यूमिनियम सोल्डर का गलनांक कितना होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम सोल्डर का जो गलनांक है अपने कम से कम कितना निकलना चाहिए, 300 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है, 300 डिग्री से कम होना चाहिए। 300 डिग्री बहुत होता है दोस्तों, अपने बेसिकली गर्मी पड़ती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो अपने को जला देती है लगभग, ठीक है। ये तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से अरेखीय अवयव की पहचान कीजिए। अरेखीय अवयव मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरेखीय अवयव की जो डेफिनेशन है वो क्या है, परिभाषा वो ये है कि अरेखीय अवयव वो होते हैं ओम के
नियम की जो पालना नहीं करते हैं दोस्तों, ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, कौन से रेखीय अवयव कहलाते हैं? अरेखीय अवयव। तो डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं अरेखीय अवयव के दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या अध्यारोपण, ये क्या होता है? अरेखीय एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। सभी वीडियो को मेरी जो अंतिम तक वॉच किया करो, ठीक है। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे तैयार किया करो। अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों पूरे यूट्यूब पर, कि जो अध्यारोपण सिद्धांत है इसकी पालना नहीं करते हैं अरेखीय अवयव, ठीक है। चुपके से कहीं से धीरे से कॉपी में लिख लो, अध्यारोपण का सिद्धांत की जो पालना नहीं करते हैं अरेखीय अवयव। आई होप। और एक अरेखीय आ गया तो रेखीय भी मैं बताना चाहूँगा। काट दो यहाँ पे, रेखीय अवयव को ले लो, ठीक है। रेखीय अवयव को ले लो दोस्तों। रेखीय अवयव होते हैं जो ओम के नियम की पालना करते हैं। ओम के नियम की पालना करते हैं दोस्तों, ठीक है। ओम के नियम की पालना कर लें, इतना लिख लेना। एग्जाम्पल के तौर पर RLC, ठीक है। रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों। और ये एक और लिख लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट डाल लेना यहाँ पे, क्या लिख लेना? नोट बार डाल लेना। ये इसमें क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। अध्यारोपण स्क्रीन कम पड़ रही है। और अध्यारोपण का सिद्धांत है जो क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत इसमें लागू होता है। और ये सजातीय सिद्धांत, इन पर भी ये सजातीय सिद्धांत, इसमें एक और लिख लेना, दो नोट नंबर 1 नोट। बाकी बात याद रहे या ना रहे अरेखीय अवयव में, ये बातें आपको जरूर याद रखनी है, अध्यारोपण और सजातीय वाली, ठीक है। सजातीय सिद्धांत की ये पालना करते हैं कौन से? रेखीय अवयव। पालना रेखीय की बात कर रहा हूँ मैं, लीनियर की। और ये जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, ये नॉन लीनियर एलिमेंट को पूछा है, ठीक है, अवयव, ठीक है। नॉन लीनियर का बारे में पूछा है, मैं बता रहा हूँ लीनियर की, रेखीय, ठीक है, जो सजातीय सिद्धांत की पालना करते हैं। और इनकी दो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वो लिख लेना, किसकी? रेखीय अवयव की। वो प्रवणता पूछते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रवणता। प्रवणता पूछते हैं, नेगेटिव होती है या धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य या इकाई। तो दोस्तों लिख लेना, प्रवणता इसकी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। रेखीय अवयव की जो प्रवणता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, ये बात लिख लेना। तीनों बात कौन सी? अध्यारोपण सिद्धांत इन पर लागू होता है, और इस सजातीय सिद्धांत की पालना करते हैं। स्लोप, इसकी जो प्रवणता होती है वो ऋणात्मक होती है रेखीय अवयव की, ठीक है। और RLC वो होते हैं। और ये अरेखीय अवयव कौन से होते हैं? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, उसका जो आकार है निर्भर करता है, अपने क्या करते हैं, इतना पढ़ा जल्दी जल्दी से, तापमान, प्रकृति, उपयुक्त सभी दे रखा है, सही है। क्या है? उपयुक्त दे रखा है, सही है। इसकी ऐसे नहीं देखते एग्जाम के अंदर पूछ क्या रहा है, अपने को दे क्या रहे हैं। तो आकार पूछ रहा है दोस्तों, आकार इन चीज़ों पे निर्भर नहीं करता। एक रेजिस्टेंस का आकार इन चीज़ों पे निर्भर नहीं करता, वो करता है हमेशा किस चीज़ पे? पावर पे, ठीक है। पावर पे, एक शक्ति पर निर्भर करता है हमेशा। एक रेजिस्टेंस का आकार, रेजिस्टेंस कितना मोटा होगा या कितना पतला होगा, वो हमेशा उसकी पावर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपने बेसिक प्रैक्टिकल लैब के अंदर नहीं देखा होगा, स्टार्टर के अंदर बड़े बड़े रेजिस्टेंस लगे होते हैं, वो जितनी पावर होगी उतना रेजिस्टेंस का आकार मोटा होगा, ठीक है। और ओम का नियम लागू नहीं होता है, अभी बता के आया हूँ। अरेखीय और एक दिशीय जो अवयव होते हैं, इन पे क्या है? ओम का नियम लागू नहीं होता है। ANC बोथ दोनों हो जाएगा, ANC, डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम लागू नहीं होता है अरेखीय अवयव और एक दिशीय अवयव पर ओम का नियम है जो लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रतिवर्ती, ये दोस्तों एरर हो गया थोड़ा सा, यहाँ लिखना था प्रत्यावर्ती, ठीक है। आपको समझ लेना, बस मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्यावर्ती परिपथों में खपत या उपभोग की जाने वाली शक्ति क्या कहलाती है? एक
परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में, अल्टरनेटिंग सर्किटों में, ठीक है, अल्टरनेटिंग सर्किटों में जो कंज्यूम होती है पावर, उस पावर को अपने क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आभासी शक्ति, सक्रिय शक्ति, वास्तविक शक्ति, और बी या वी दोनों। तो दोस्तों सक्रिय शक्ति का अन्य नाम होता है वास्तविक शक्ति, एक्टिव पावर का ही अपने अन्य नाम बोलते हैं वास्तविक शक्ति। बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आभासी शक्ति उस कहते हैं जो प्रत्यावर्ती परिपथों के अंदर धारा व वोल्टेज, ठीक है, धारा व वोल्टेज, धारा व वोल्टेज के गुणनफल को, ठीक है, इसका आपने फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, इसकी परिभाषा जो फॉर्मूले से ही बनी होती है। आभासी शक्ति को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैसे दर्शाते हैं, एस से। ये लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इनका प्रतीक है जो पूछा जा चुका है। कौन सी पंजाब के अंदर एक एग्जाम हुआ था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, कि इनके प्रतीक पूछे गए थे डायरेक्ट, कि आभासी शक्ति को, यहाँ पता नहीं कौन सी शक्ति पूछी गई, सक्रिय शक्ति पूछी थी, पता नहीं अपरेंट पावर पूछी थी, कि इनको किससे दर्शाते हैं। तो आभासी शक्ति को एस से दर्शाते हैं, और धारा व वोल्टेज के गुणनफल को ही आभासी शक्ति कहते हैं, ठीक है। और इसका जो केवी से इसको वो क्या करते हैं, इसका जो मान है वो रिप्रेजेंट, ठीक है। और सक्रिय शक्ति और आभासी शक्ति को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला आता है वी आई बराबर क्या होता है दोस्तों, कोस फाई। वी आई क्या होता है, पी बराबर वी आई कोस फाई, वास्तविक शक्ति या प्रभावी शक्ति। और एक होती है दोस्तों रिएक्टिव पावर, क्या होती है इसका दोस्तों, एक रिएक्टिव, इसका एक क्या बनता है, इसे त्रिभुज की सहायता से आप समझ सकते हो इसको, किससे, एक त्रिभुज बनता है, यहाँ पे लिख लेते हो दोस्तों आप, चलो छोड़ो आप, कोई बात नहीं, सीधे लिख दो रिएक्टिव, ज़्यादा टाइम खपत होगा ना। रिएक्टिव पावर ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के वी आर होता है इसका, और ये क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, इसको वी आई बराबर साइन फाई होता है दोस्तों, ठीक है। इसका फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए क्यू बराबर, और इसका प्रतीक जरूर याद कर लेना, रिएक्टिव पावर, ठीक है। आई होप। और जो खपत होती है वो कौन सी शक्ति होती है, कौन सी होती है, सक्रिय शक्ति या वास्तविक शक्ति या एक्टिव पावर। कह रहा है कि एक आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक काट क्षेत्र पर, चालक की संख्या पर, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं किसी जनरेटर या किसी मोटर के अंदर, तो जो आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो इन सभी बातों पर निर्भर करता है कि चालक की संख्या कितनी है, और चालक की लंबाई कितनी है, और चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, दरअसल अपने क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है दोस्तों। आर्मेचर वाइंडिंग कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली होती है दोस्तों लैप वाइंडिंग, दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। कौन सी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। वैसे तो आपने पढ़ा है, पर मैं आपको मोटा मोटा रिवीजन करा देता हूँ। वेव वाइंडिंग का अन्य नाम होता है तरंग कुंडलन, ठीक है, तरंग कुंडलन हिंदी में इसको बोलते हैं लैप को गमागमन कुंडलन, लैप वाइंडिंग को। और इसको बोलते हैं समांतर वाइंडिंग, कौन सी, समांतर वाइंडिंग, इसको बोलते हैं पैरेलल समांतर वाइंडिंग। और इसको बोलते हैं दोस्तों श्रेणी वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, श्रेणी वाइंडिंग। और दोस्तों ये जो लैप वाइंडिंग होती है वो किस लिए की जाती है, हाई करंट, ठीक है, उच्च धारा, धारा उच्च होगी तो वोल्टेज कम वोल्टेज अपने को प्राप्त करना है तो लैप वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। अगर अपने को उच्च वोल्टेज, ठीक है, क्या करता है, अपने क्या करना है, अपने को उच्च वोल्टेज प्राप्त करनी है और कम धारा प्राप्त करनी है, तो वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, इसमें समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। ए बराबर पी अपने लिखते हैं बेसिकली। इसमें सिंप्लेक्स में कितनी होती है दोस्तों, ए बराबर पी, समांतर पथों की संख्या दो होती है सिंप्लेक्स के अंदर हमेशा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं बेसिकली बताने का मतलब क्या है, ये है इसके निमी के वर्ड है गमागमन कुंडलन और तरंग कुंडलन, ठीक है, और हाई वोल्टेज। और ये वाला आप भूल चुके होंगे, तो मैं आपको थोड़ी सी याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो इन सभी बात पर निर्भर करता है। और देखो क्वेश्चन नंबर, उस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो है कि एक डीसी जनरेटर, एक डीसी सीरीज मोटर में अगर पहले की अपेक्षा अब उसकी गति दो गुनी हो गई। पहले अपने को ये ज्ञात नहीं है कि गति पहले कितनी थी, और ये अब बता रहा है कि अब दो गुनी हो गई है, तो मोटर के टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर्मूला दोस्तों अपने को है टॉर्क और
क्या है, टॉर्क और स्पीड के बीच में जो संबंध होता है वो किस प्रकार का होता है। अगर वो आपको अगर याद है तो इस क्वेश्चन को आप बेसिकली सिंपल सा फंडे से इसका तरीका आप याद कर लेंगे, ठीक है। टॉर्क और गति के बीच अभिलक्षण वो बनता है, टॉर्क यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, गति। तो वो जो टॉर्क होता है दोस्तों, यहाँ अपने बोल सकते हैं गति होती है, वो इसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे ही टॉर्क बढ़ता है और जैसे ही गति बढ़ती है और टॉर्क घट जाता है दोस्तों, ये इसमें प्रैक्टिकली मैंने इस चीज़ों को महसूस किया है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, यहाँ अपने बोल सकते हैं जो गति होती है वो टॉर्क के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे ये दोस्तों क्या कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, स्पीड को दोगुना कर रहा है, स्पीड को दोगुना कर रहा है। तो स्पीड को दोगुना करते ही जो टॉर्क होता है 1/2 आधा हो गया दोस्तों, ठीक है। टॉर्क होता है वो आधा होता है। इस चीज़ों को आप बेसिकली से पढ़ सकते हो। दो चार बातें और याद होती है, जो आर्मेचर जो टॉर्क होता है आर्मेचर धारा के एक सीधे समानुपाती होता है, और एक ये कंडीशन आती है, ठीक है। एक तो एक सीधे समानुपाती होता है आर्मेचर धारा के, और एक होता है वर्ग के समानुपाती। तो दोस्तों मेरे को बताओ कि वर्ग के समानुपाती कब होगा, और क्या होता है जो सीधा समानुपाती वो कब होगा। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, अभी मेरे को याद आ गई। तो जो स्पीड और आर्मेचर धारा के जो बीच में संबंध होता है वो ये सेम होता है। क्या होता है, जो एन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर्मेचर धारा के, ठीक है। आप ये मेरे को बताओगे कि ये वाली कंडीशन है वो कब लगती है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन कब लगती है और ये वाली कंडीशन कब होती है एक डीसी सीरीज मोटर के अंदर, ठीक है। आप इतना बताओ। यहाँ तक देखते हैं मेरा जो कौन कौन भाई है यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहा है। 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है। देखते हैं यहाँ तक कौन कौन वीडियो देखता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शून्य भार में एक ट्रांसफार्मर। शून्य भार मतलब ये कह रहा है शून्य भार कब होगा, जब जब ये ट्रांसफार्मर है, जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर कोई किसी प्रकार का लोड संयोजित ना हो। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर किसी प्रकार का लोड संयोजित ना हो, उस समय ट्रांसफार्मर क्या है, नो लोड की स्थिति अपने देखने को मिलती है, ठीक है। और उस समय जो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, कॉपर लॉस होता है, ताम्र हानि उससे क्या होता है, जीरो होती है। ये लिख लेना दोस्तों, फिक्स आंकड़ा है कि जब एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर किसी भी प्रकार का लोड नहीं होता है, उसके जब उस स्थिति या उस कंडीशन उस अवस्था के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ताम्र हानि कॉपर लॉस होता है वो नगण्य या शून्य होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये शून्य भार होगा कब, जब सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई प्रकार का लोड है नहीं जुड़ा होगा। पहली ये कंडीशन कह रहा है कि ई एस का मतलब है कि जो सेकेंडरी का ईएमएफ है वो सेकेंडरी के वोल्टेज के मान से ज़्यादा है, ठीक है। और ये इसमें दूसरी कंडीशन कह रहा है कि ई एस का मान वी एस से ज़्यादा है। और तीसरी कंडीशन ये कह रहा है कि ई एस जो सेकेंडरी का ईएमएफ है और जो वोल्टेज जो सेकेंडरी के वोल्टेज है वो बराबर हो जाएगा। इस ईपी से कोई तात्पर्य नहीं है कि अपने मतलब किससे रखनी, सेकेंडरी वाइंडिंग से। ये क्या प्राइमरी वाइंडिंग की आ जाएगी, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग अपने कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन को डिलीट कर देंगे। ऑप्शन अपने को 3 ही बचा। तो सिंपल सा आपका अपने को याद रखना है उस समय कौन सी कंडीशन लागू होती है। ई एस जो ईएमएफ होता है सेकेंडरी का, वो क्या होता है, जो सेकेंडरी की वोल्टेज होती है उसके बराबर हो जाता है शून्य बार की स्थिति में। उस समय जो धारा होती है I2 सेकेंडरी धारा है उसका मान जीरो हो जाता है दोस्तों, याद रख लेना। अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। एक और बात इसमें अपने को देखने मिलती है कौन सी, नो लोड स्थिति के अंदर है कि इस अवस्था में जो इसमें से फ्लो हो रही है करंट इसमें से फ्लो हो रही है, उसमें जो अपनी जो पूर्व मान की करंट की कितनी हो जाती है, 2 से 5%। ये फिक्स आंकड़ा पूछे जा चुका है, 2 से 5% तक हो जाती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सी नंबर ऑप्शन की राइट आंसर जाएंगे कि इस अवस्था में ई एस है जो वी एस के बराबर हो जाता है, ठीक है। और धारा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। देखो कह रहे हैं एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज नियमन का मान कितना होना चाहिए। देखो मैंने ये सिंपल सा क्वेश्चन सबको पता है, आदर्श के लिए क्या होता है, जीरो होता है। वोल्टेज रेगुलेशन नियमन अपने ये क्वेश्चन लाने का मेरा जो मकसद है ये है कि मैं इसको पूरा जो रिवीजन है मैं इसको करा सकूं। अगर आप इसको भूल गए हैं तो पूरा पूरा मोटा मोटा याद मैं आपको करा सकूं। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, कम से कम होना चाहिए। पहली बात ये देख लो कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होना चाहिए
अब कारण कारण कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितना वोल्टेज रेगुलेशन अधिक होगा, मैंने कई बार आपको बताया है, मशीन की एफिशिएंसी, ठीक है, मशीन की एफिशिएंसी उतनी ही घटने लग जाएगी, ठीक है, उतनी दक्षता अपने को आउटपुट कम मिलने लग जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमेशा कम ही रखना है अपने, कम से कम होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आप अगर भूल गए हैं तो नो लोड माइनस के अंदर फुल लोड अपॉन के अंदर फुल लोड इनटू के अंदर 100। अब देखो, इसके अंदर एक और क्वेश्चन इसके अंदर डीपली थोड़ा सा बनता है, वो ये बनता है कि पश्चगामी पावर फैक्टर का जो मान होता है वो कैसा होता है, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर इसका मान होता है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम इसका मान देखा जाता है। और अग्रगामी लीडिंग की अपनी बात करें, लीडिंग पावर फैक्टर पर, शक्ति गुणांक पर जो होता है वो अपने मानते हैं शून्य या ऋणात्मक, ठीक है, शून्य या ऋणात्मक मानते हैं दोस्तों। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि वोल्ट अगर पश्चगामी पावर फैक्टर है किसी ट्रांसफार्मर के अंदर तो उसके अंदर किस प्रकार का वोल्टेज रेगुलेशन होगा, मैक्सिमम अधिकतम होगा, और इसका मान कम से कम रखना है। लीडिंग पावर फैक्टर पे शून्य होता है या ऋणात्मक होता है, ठीक है, जीरो या ऋणात्मक। और अब अपने को पूछा है, ये तो सबको कंडीशन की पता है, आदर्श के लिए जीरो ही होता है ये तो, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। 31 मिनट की जो वीडियो है वो बन गई है। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक ट्रांसफार्मर में भनभनाहट की आवाज़ कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है। अपने देखते ऑप्शन क्या करते हैं, मैग्नेटोट्रैक्शन के कारण, सीधा ही कर दिया, ठीक है। अपने क्या करते हैं जल्दबाजी में क्या करते हैं, भनभनाहट मतलब आवाज़ कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, मैग्नेटोट्रैक्शन कर दिया सीधे। पर मैग्नेटोट्रैक्शन इसका आंसर नहीं है दोस्तों। वो ये पूछ रहे हैं कि भनभनाहट की आवाज़ कैसे उत्पन्न होती है, ताम्र हानि के कारण, कोर में कंपन के कारण। तो भनभनाहट की आवाज होती है वो कोर में उत्पन्न कंपन, वाइब्रेट होता है कोर के अंदर, तब भनभनाहट की आवाज उत्पन्न करता है। और मैग्नेटोट्रैक्शन के कारण क्या होता है, फिर ये भी तो आपका सवाल है जो दिमाग में गूंज रहा होता है। तो ये दोस्तों गुंजन, जब ट्रांसफार्मर गुंजन की आवाज उत्पन्न करता है, गुंजन आपने जैसे प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर के आप जब नज़दीकी से गुजरोगे तो गुंजन की आवाज़ करता है, वो मैग्नेटोट्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। और ना कि भनभनाहट की आवाज़, भनभनाहट की आवाज़, ये दोनों अलग अलग है दोस्तों आवाज़ें। कौन सी, एक तो भनभनाहट की आवाज़, एक होती है दोस्तों गुंजन की आवाज़। गुंजन की आवाज़ कब करेगा, जब मैग्नेटोट्रैक्शन के कारण, ठीक है। और भनभनाहट कब करेगा, कोर में वाइब्रेट का कारण, ठीक है। जब कोर में वाइब्रेट होगा तब भनभनाहट की आवाज़ अपने को सुनाई देगी। इतना आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक ट्रांसफार्मर की आवधिक परीक्षण करते समय प्रत्येक घंटे अपने को देखना चाहिए अर्थ प्रतिरोध, बुशिंग, ब्रीदर, लोड। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर के अंदर ही अपने को देखने को मिलता है। क्या मिलता है कि अपने आवधिक परीक्षण अपने करते हैं तो अर्थ प्रतिरोध को कितने समय बाद अपने को देखने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों देखना तो पड़ता है क्योंकि इसमें अपने इसे मानते हैं कि इसमें कोई सहचल पुर्जा नहीं होता, इसलिए इसे आरोक्ष जो अनुरक्षण है उसकी जो कम आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसके पार्ट है उसको तो देखना है ना दोस्तों। इसके जो पार्ट है, जैसे एग्जाम्पल के अंदर अर्थ प्रतिरोध अपने, तो इसके अंदर जो प्रति वर्ष अपने को चेक करना है दोस्तों, ये निमी में से उठाया गया क्वेश्चन है। प्रति वर्ष अपने को क्या है, अर्थ प्रतिरोध को चेक करना है, और बुशिंग को प्रति 3 माह है दोस्तों, ठीक है। 1 मिनट रुको, 3 माह, अरे 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 क्या हो गया, हाँ 3 माह है। 3 माह मतलब 3 महीने से प्रत्येक 3 महीने बाद अपने को बुशिंग चेक करनी है ट्रांसफार्मर की। ब्रीदर अपने को चेक कब करना है, प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन अपने को ब्रीदर चेक करना है, और प्रति घंटे क्या करना है, ट्रांसफार्मर की लोड की चेक करना है कि ट्रांसफार्मर में कितना लोड चल रहा है, ठीक है। ये दरअसल कहाँ देखने को मिलता है अपने को, वीसीबी पे देखने को मिलता है। वीसीबी अपने नहीं देखी है तो जाइए हमारे चैनल पर, आपको सभी प्रकार की वीसीबी होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। जो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की बाद लगी होती है ट्रांसफार्मर, ये 11 केवी को, 11 केवी दोस्तों। जैसे कि ट्रांसफार्मर मैंने जैसे वीडियो आपको दिखाया हुआ है, मान लो ये कोई लाइन आ रही 33 केवी की, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर के बाद क्या लगी होती है, यहाँ पे लगी होती है वीसीबी, ठीक है। जिससे क्या होती है, लाइन को अपने ऑपरेट या बंद या चालू करने का काम करती है, ठीक है। और लोड को चेक करना चाहिए प्रति घंटे, और अर्थ प्रतिरोध को प्रति वर्ष, एक वर्ष के अंदर देखना चाहिए। अगर अपने बदल सकें तो बदल देना चाहिए। बुशिंग अपने को 3 माह बाद जरूर देखनी चाहिए। ब्रीदर अपने को प्रतिदिन देखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
बेसिकली अपने करते तो क्या है, 5 साल में लगा के छोड़ दिया, बस जाते नहीं है कभी ये ट्रांसफार्मर खेत के अंदर। प्रेरण मोटर में तिरछापन का लाभ क्या है? कॉगिंग रोकना, वर्धित रोटर, क्राउलिंग टालना और क्राउलिंग टालना। ठीक है, तिरछापन किस लिए करते हैं? क्राउलिंग टालना। जल्दी से करते हैं क्वेश्चन, बहुत जो लंबी है, जो बहुत वीडियो बन चुकी है। यूनिवर्सल मोटर की विशेषताएं पढ़ के जाना है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूनिवर्सल मोटर की क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% के साथ मैं कह रहा हूँ। यूपी पीएससी एल्टीट्यूड एग्जाम के अंदर यूनिवर्सल मोटर से एक संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। यूनिवर्सल मोटर का एक ऑपरेटिंग गुण है, सभी लोड पर एचआर चाल, फुल लोड पर एचआर चाल, फुल लोड पर एचआर चाल और लोड पर प्रवृत्ति चाल होती है दोस्तों। जैसे ही लोड बढ़ता है तो क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड होती है वो घटने लग जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा, ये तो मिक्सर ग्राइंडर और सिलाई मशीन वहाँ पे उपयोग में लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर आज का जो अंतिम है वो ये लेते हैं कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब तुल्यकालिक मोटर लगातार भार परिवर्तन से रोटर को दोलन उत्पन्न, रोटर जो है जो दोलन उत्पन्न करने लगता है, दोलन का मतलब है कंपन करने जाता है, वाइब्रेट करने जाता है। वही दोस्तों वाइब्रेट किसके कारण होता है? हंटिंग के कारण। अब इसका एक कमेंट और को आता हो, हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए एक मोटर, तुल्यकालिक मोटर में क्या करते हैं? ठीक है, क्या करते हैं कि आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइए। और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर आप शेयर कर दीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।